हेलो फ्रेंड्स। तो फाइनली अब हमारा क्लास सिक्स्थ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम इसका क्विक रिवीजन करेंगे। जितना भी हमने इस चैप्टर से सीखा है, न्यू न्यू टर्म्स सीखे हैं, उनका हम जल्दी से रिवीजन करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है इस चैप्टर से। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था कि जो टर्म होता है ज्योमेट्री, वो ग्रीक वर्ड ज्योमेट्रन के इक्विवेलेंट होता है। और इस जियोमेट्रन मतलब जियोमेट्रन, इन दो से ये मिलकर बना होता है। ये दो टर्म्स होते हैं और जियो मीन्स होता है अर्थ, मेट्रन मीन्स होता है मेजरमेंट। ठीक है, अब उसके बाद जो इसमें हमने सबसे पहला अपना टॉपिक पढ़ा था वो था पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट क्या होता है, एक बस ये इसका एग्जांपल हमने देखा था। बहुत ही छोटा पेंसिल की शार्प टिप से अगर हम ऐसे मार्क कर दें तो ये जो इनविजिबल, लगभग गायब, ऑलमोस्ट इनविजिबल टाइनी डॉट होता है, ये हमें पॉइंट का क्या देता है, आइडिया। ठीक है, फिर इसमें हमने इस कुछ चीज़ें देखी थी जो हमें और डॉट के बारे में या पॉइंट के बारे में और ज़्यादा बताती हैं। जैसे टिप ऑफ कंपास हो गया, शार्पन्ड एंड ऑफ पेंसिल हो गई, और पॉइंटेड एंड ऑफ नीडल हो गया। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, पॉइंट के। ठीक है, पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन, पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं, एक पॉइंट को ऑलवेज एक कैपिटल लेटर, इंग्लिश कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है, सिंगल कैपिटल लेटर। ठीक है, स्मॉल लेटर से नहीं करते हैं। तो ये हो गया पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी एंड दिस इज़ पॉइंट सी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो थी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक ये था, इसमें क्या होता है कि अगर हम मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन जैसे हमने पढ़ लिया ना कि लाइन इनफाइनाइट तक जाती है, तो उस इनफाइनाइट जो लाइन है उसका एक पार्ट, एक छोटा सा टुकड़ा, जिसके कि ये जो एंड पॉइंट होते हैं वो हमें पता होते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसके एंड पॉइंट हैं। ठीक है, जैसे ये ए और ये बी, ये लाइन सेगमेंट यहीं पर ख़त्म, तो इसे कहते हैं हम लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की एक प्रॉपर्टी कि इसके दोनों एंड पॉइंट हमें पता होते हैं, उसको हम कुछ भी नेम दे सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ हमने मॉडल्स देखे थे कि इनमें हमने ये लाइन सेगमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे एज ऑफ बॉक्स हो गया। उसके बाद जो इसकी एक और डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, तो डेफिनेशन क्या थी कि कोई भी दो पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो लाइन सेगमेंट होती है। ठीक है, दो पॉइंट्स को जॉइन करने वाले बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, बहुत सारे रूट हो सकते हैं, लेकिन उन सारे रूट्स में से लाइन सेगमेंट कौन सा होगा, सेगमेंट वही होगा जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल सीधा। ठीक है, ये फिर हमारा लाइन सेगमेंट था। और उसके बाद हम आते हैं लाइन में। ठीक है, तो जैसे लाइन सेगमेंट है, उसको दोनों ही तरफ से अगर हम इनफाइनाइट इंक्रीज कर दें आगे को, ठीक है, जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, बस ये एरो से उसको हम दिखा दें कि इसको और इंक्रीज करना है आगे को, ये एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड लाइन। ये लाइन का एक मॉडल है, इससे हम लाइन को समझ सकते हैं, लेकिन हम एक्चुअल में लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि इसका कहीं पर कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, ये एंडलेस है और एंडलेस चीज़ को हम ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसको हम, हाँ, एक और चीज़ इसमें थी लाइन सेगमेंट में कि उसको डिनोट कैसे करते हैं, ए बी के ऊपर ये ऐसे एक लाइन बना देंगे। ठीक है, लाइन सेगमेंट बना देंगे, और ए बी को हम बी ए भी कह सकते हैं। ठीक है, ए बी बोलें चाहे बी ए बोलें, वो सेम लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ए और बी जहाँ पर क्या है, एंड पॉइंट है। अब वहीं पर जब हम लाइन में आ रहे हैं तो लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि हम उस लाइन के कोई भी दो पॉइंट ले लें, कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने ए और बी लिया है। अगर हम यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट पी मान लें और यहीं पर हम एक दूसरा पॉइंट क्यू मान लें, तो पी क्यू, और इस पी क्यू के ऊपर अगर हम दोनों तरफ से एरो लगाते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट द सेम लाइन ए बी।
ठीक है, ये भी ए बी को ही रिप्रेजेंट करता है। आगे इसका ये देखा था हमने, दोनों तरफ एरो लग जाएंगे तो फिर वो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और लाइन को, हाँ एक पॉइंट और है, जो लाइन होती है उसको या तो हम पी क्यू के ऊपर दोनों तरफ एरो लगाएं और उससे रिप्रेजेंट करें, या फिर हम इसको एक सिंगल स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, जैसे पॉइंट को हमने कैपिटल से किया था, लाइन को हम एक स्मॉल लेटर से और सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो लाइन है, लाइन का ही एक सब टॉपिक इसको समझ सकते हैं जिसका नाम है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब लाइन तो समझ ली क्या होती है, अब हमने पढ़ना है इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमने देखा था कि अगर कोई दो डिफरेंट लाइंस हैं लेकिन उनका एक पॉइंट कॉमन है, ठीक है, जैसे ये P इस L1 में भी है और ये P पॉइंट इस L2 में भी है, तो ये P इज़ द कॉमन पॉइंट ऑफ L1 एज वेल एज L2। सो दीज टू लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये दोनों इंटरसेक्ट यानी कि कट कर रही हैं एक दूसरे को P पर। ठीक है, ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर हमने इसके कुछ देखा था कि कहाँ कहाँ पर डेली लाइफ में हमें इसका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। और उसके बाद हमने पढ़ा था पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करती है, मतलब जो एक दूसरे को मीट करती ही नहीं है किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, और इसको कैसे पहचानते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट तक तो हम देख नहीं सकते कि आगे चल के कट कर रही हैं या नहीं कर रही, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, तो लाइंस को हम फुल ड्रॉ तो कर नहीं सकते, कंप्लीट तो इसका हम फिगर बना नहीं सकते, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किसी ना किसी एक पॉइंट पर कर रही है नहीं। तो जो दो जैसे डी ई और सी एफ, इनका हमने देखना है कि ये पैरेलल लाइंस हैं या नहीं। तो हम सिर्फ क्या देखेंगे, ऊपर जो डिस्टेंस है और ये नीचे ई और एफ के बीच की जो डिस्टेंस है, ये दोनों बिल्कुल बराबर है ना, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल बराबर होने के कारण ये क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइंस। अगर ये एफ पॉइंट यहाँ ना हो करके कहीं यहाँ पर हो जाता, एफ ऐसे, ठीक है, तो अब ये फिर ये लाइन ऐसे होती, ये, ठीक है, तो यहाँ इतनी डिस्टेंस है, यहाँ इतनी ज़्यादा है, और अगर हम इस तरफ आएँ तो यहाँ सिर्फ इतनी ही है, यानी कि ये घट रही है ना डिस्टेंस, ये कम कम होते जा रही है, यानी कि आगे चलकर ये ज़रूर किसी न किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को डी सी और ई एफ जो हमने अभी बनाया है वो मीट करने वाले हैं। तो दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस नहीं है। ठीक है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये आगे चलकर एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर देंगी। आ गया समझ में? तो अब है हाँ ये भी क्लियर हो गया इंटर पैरेलल लाइंस। अब है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पैरेलल लाइंस को हम कैसे दिखाते हैं। इतना अगर हमने इतना बड़ा नहीं लिखना है कि लाइंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ये पूरा सेंटेंस ना लिख करके अगर हम सिंपल ये लिखते हैं, है ना, तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, हाँ ये इसके कुछ फिर हमने देखे थे कि डेली लाइफ में हमें कहाँ कहाँ पैरेलल लाइंस मिलती हैं। उसके बाद हम आते हैं रे में, कि रे क्या होती है, कि जैसे टॉर्च है तो टॉर्च को ऑन करेंगे तो टॉर्च के पीछे नहीं, इसके पीछे नहीं, इसके आगे तरफ से जो लाइट ऑफ बीम प्रोड्यूस होता है, तो उसका हमें एक पॉइंट तो पता है कि लाइट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल गया। लेकिन अब ये एंडलेसली आगे को पूरे रूम में फैलती है। ठीक है, तो उसका एंड नहीं पता, आगे को वो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन उसका यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है कि वो यहाँ से शुरू हुई है, ये फिक्स है। ठीक है, और यहाँ का फिक्स नहीं है। तो जब किसी एक ऐसा लाइन का एक ऐसा पोर्शन, एक पूरी लाइन का एक ऐसा पोर्शन जिसका एक एंड पॉइंट तो हमें पता हो लेकिन दूसरा एंड पॉइंट हमें पता नहीं हो, तो इसको कहते हैं रे। ठीक है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए पी के ऊपर जो हम ये बना रहे हैं उसमें एक तरफ तो एरो नहीं होगा, दूसरी तरफ एरो होगा, और एरो उसी तरफ नहीं होगा जो पॉइंट एंड पॉइंट होगा। ठीक है,
मतलब कि ए पी को हम पी ए नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर इस वाली रे में ए इज़ द एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट ही हुआ, मतलब एक पॉइंट हमें उसका मिल गया है, ठीक है। तो ए से वो स्टार्ट हो रही है, तो ये एंड पॉइंट है। पी पी आगे को बढ़ रहा है, ठीक है, पी एंड पॉइंट नहीं है। तो अगर हम पी ए लिख देंगे फिर तो वो ऐसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। पी हो जाएगा, ये एक पॉइंट हो गया फिक्स पॉइंट, और ए कहीं पर भी आगे को बढ़ रहा है, तो पी ए इसको दिखाता है। ए पी जो ये यहाँ पर लिखा है ए पी, वो इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे लाइन सेगमेंट में हम ए पी बराबर पी ए कुछ भी लिख सकते थे, तो रे में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आए थे, कर्व्स। अब कर्व्स क्या होती हैं कि एवरीडे की जो लाइफ होती है उसमें तो हम समझते हैं कुछ भी घूमा हुआ, कर्ली बोलते हैं ना, जैसे कुछ भी घूमा हुआ कर्व्स होती हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में एक स्ट्रेट लाइन भी कर्व ही होती है, ठीक है। तो हम कुछ भी फिगर बना दें, पेंसिल पकड़ के हम कुछ भी यहाँ पर ड्रॉ कर दें, तो वो हमारा कर्व के अंदर आता है, ठीक है। अब कर्व के फिर अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे सबसे पहला इसमें था सिंपल कर्व। जैसे कर्व तो बता दिया, कुछ भी बना दिया हमने, कुछ भी ड्रॉ कर दिया कैसे भी, तो वो कर्व हो गया। अब उन सब कर्व्स में से सिंपल कर्व कौन सी होती है? इफ़ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, अगर कर्व खुद को क्रॉस नहीं कर रही है तो वो सिंपल कर्व कहलाती है, ठीक है। और अगर इसको हम सिंपल क्लोज्ड कर्व, वो भी यहीं पर पढ़ लेते हैं, अगर सिंपल कर्व में एक क्लोज्ड भी जुड़ जाएगा, तो ऐसी कर्व जो पूरी बंद है, ठीक है, जो पूरी बंद होगी यानी कि क्लोज होगी, और ख़ुद को किसी पॉइंट पर क्रॉस भी नहीं कर रही होगी, या फिर कहें कट भी नहीं कर रही होगी, दैट इज़ कॉल्ड सिंपल कर्व। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। ये एक ऐसी कर्व है जो पूरी क्लोज है और इसने खुद को कहीं पर कट भी नहीं किया है, ठीक है। तो ये क्या है? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। उसके बाद हमने देखा था कि ओपन कर्व खुली हुई, क्लोज्ड कर्व बंद। उसके बाद हमने एक पूरे फिगर में उसका इंटीरियर पोर्शन क्या होता है, अंदर वाला, एक्सटीरियर पोर्शन क्या होता है, उसकी बाउंड्री और उसके इंटीरियर पोर्शन को छोड़ के बाकी का जो बचा है वो एक्सटीरियर कहलाता है। और जो फिक्स बाउंड्री है, जो येलो कलर से हाईलाइट किया है, तो इस बाउंड्री पर अगर कुछ है तो वो कहलाएगा ऑन द फिगर, ऑन द फिगर या ऑन द कर्व, ठीक है, ऑन द बाउंड्री, ऐसे ये तीन पार्ट्स होते हैं किसी भी एक कर्व के। उसके बाद हम आए थे एक स्पेशल टाइप का कर्व जिसे कहते हैं पॉलीगन, ठीक है। कर्व तो है लेकिन थोड़ी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, उसके कारण उसको कर्व के अंदर भी एक अलग नाम दे दिया गया है, पॉलीगन्स, ठीक है। तो ये सारे फिगर्स हम देख रहे होंगे। अब ये कुछ हमें एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, कि इसमें से अब हमें बताना है कि इसमें क्या क्या आपको प्रॉपर्टी दिख रही है इस तरीके का। तो इसमें जनरली ये सारे जितने भी फिगर हैं, ये सारे जितने भी फिगर हैं वो हमारे कर्व के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। हम इन सब को कहेंगे कि ये कर्व हैं, लेकिन अब इसमें से कुछ कुछ ऐसे हैं जो पॉलीगन के अंदर आते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से आते हैं? तो पॉलीगन की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है ये दो, ठीक है, एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, यानी कि एक ऐसा कर्व जो एंटायरली किससे बना हुआ हो? लाइन सेगमेंट से, और दूसरा उसने खुद को क्रॉस नहीं किया हो। अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ हमें मिल रही हैं किसी कर्व में, तो दिस पर्टिकुलर कर्व इज़ कॉल्ड पॉलीगन। अ फिगर is a polygon if it is a simple closed figure made up of entirely line segments, ठीक है। तो जैसे ये है, ये क्या है? सारे की सारी साइड्स आपको क्या दिख रही होंगी? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट है और सिंपल क्लोज्ड कर्व है, यानी कि बंद है और खुद को एक जगह से भी क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसा क्या कहलाता है? पॉलीगन। उसके बाद इस पॉलीगन के हमने जो अलग अलग पार्ट्स हैं ना, उनको बहुत अच्छे से समझा था कि जो ये जो साइड्स हैं, जो वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट कहलाती हैं, ये साइड होती हैं। और ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं सारे, ये वर्टिसेस ऑफ दिस
पॉलीगन है। और जो हाँ, ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने और पढ़ी थी कि एनी टू साइड्स विद अ कॉमन एंड पॉइंट, कोई भी दो साइड जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट हो, तो ये दोनों साइड्स क्या कहलाती हैं? एडजेसेंट साइड कहलाती हैं। एक ये लाइन है और इस लाइन के ये दो एंड पॉइंट हैं। एक सेम लाइन के जो दो एंड पॉइंट होते हैं, वो दो एंड पॉइंट क्या कहलाते हैं? एडजेसेंट वर्टिसेस। और इन्हीं एडजेसेंट वर्टिसेस पे बनने वाले जो एंगल होंगे, उनको हम एडजेसेंट एंगल्स कह सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम ये हमारा एक पॉइंट हो गया, एक वर्टेक्स हो गई। अगर इसके एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़कर हम अनदर जो वर्टिसेस बची हुई हैं, उनके साथ वन बाय वन लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, तो दीज लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड डायगोनल ऑफ दैट पॉलीगन। क्या कहलाता है वो? डायगोनल ऑफ दिस पॉलीगन, वो उनके डायगोनल कहलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने अलग अलग तरीके से मतलब काफ़ी सारी फिगर्स की हेल्प से इसको समझा था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है एंगल्स का। ठीक है, कि एंगल क्या होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि कहीं पर भी, जैसे ये दो लाइन है, एक लाइन ये, इसी के ऊपर एक लाइन और है, और ऊपर वाली लाइन को हमने ऐसे पकड़ के घुमाना शुरू कर दिया ऐसे। ठीक है। तो वो कितना घूमी, कितना रोटेट हुई अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, दैट इज़ कॉल्ड एंगल। ठीक है, वो एंगल कहलाता है। तो इसमें हमने देखा था ये है ओरिजिन ओ, जहाँ से फिक्स पॉइंट जो कि अपनी जगह पर फिक्स रहता है, लेकिन ये वाली जो साइड है उसको हम रोटेट करते हैं। ठीक है। तो जो दो साइड हमेशा हमें चाहिए होती हैं एंगल के लिए, तो जो ये दो साइड्स होती हैं, हाँ, इनको या तो हम आर्म्स कहें, आर्म्स ऑफ द एंगल, या फिर हम इसको साइड्स ऑफ द एंगल कहेंगे। ठीक है। और ये है हमारा एंगल, और ये जो ओ होता है ओरिजिन, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ठीक है। और उसके बाद हमने इसमें ये अलग अलग टाइप से समझने का प्रयास किया था कि हम कैसे एक एंगल को डिनोट करेंगे। ठीक है। तो जैसे अगर एक ही एंगल अगर बन रहा है ये, तो ये तो सिंपल है, हम इसको एंगल ओ से भी दिखा सकते हैं और पी ओ क्यू से भी दिखा सकते हैं। लेकिन जब एक वर्टेक्स से दो तीन एंगल्स निकल रहे हों, तो फिर हम इसको एंगल पी नहीं कह सकते। ठीक है। एंगल पी मतलब ये भी हो सकता है, एंगल पी मतलब ये भी हो सकता है, और एंगल पी मतलब ये पूरा भी हो सकता है। तो फिर हम इसको स्पेसिफाई करने के लिए ये एंड पॉइंट भी लेते हैं। ठीक है। जो जिस रे उससे रिलेटेड हैं, इस एंगल से रिलेटेड जो दो रेज हैं, उन रेज में सिचुएटेड कोई भी पॉइंट लेते हैं। जैसे इस रे का ए और इस वाली रे का बी, तो इस एंगल को अब हम, जो ऊपर वाला एंगल है, उसको ए पी बी या फिर एंगल बी पी ए ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। और फिर ये बड़े वाले एंगल को हम पी बी सी या फिर सी पी ए ऐसे कह सकते हैं। ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन था एंगल का। उसके बाद हमने देखा था कि एंगल के भी हम इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द एंगल ऐसा मानेंगे। तो सबसे पहले अंदर वाला पोर्शन जो होता है वो इंटीरियर हो गया, और इस एंगल के बाहर वाला जो पोर्शन होता है वो एक्सटीरियर हो गया, और जो इसकी बाउंड्री जो येलो कलर से हाईलाइट की है, वो हो गया ऑन द एंगल। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक था इसमें ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था। तो ट्राइंगल क्या होता है? जो पॉलीगन हमने अभी पढ़ा, उस पॉलीगन में जो लीस्ट साइडेड पॉलीगन होता है। ठीक है। पॉलीगन जैसे 3 साइड से भी मिलकर बन सकता है, 4 साइड से मिलकर बन सकता है, 5 साइड से मिलकर बन सकता है। उससे आगे को अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि बहुत सारे पॉलीगन बन सकते हैं, लेकिन जो लीस्ट साइडेड पॉलीगन होता है वो होता है ट्राइंगल, जो कि 3 साइड का पॉलीगन होता है। ठीक है। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक ट्राइंगल के ये सारे पार्ट्स होते हैं, उसकी 3 वर्टिसेस होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। ठीक है। वर्टिसेस हो गई ये कॉर्नर के पॉइंट, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, और इन्हीं वर्टिसेस पे बनने वाले एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और ये जो 3 साइड्स जा रही हैं, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी सी एंड लाइन सेगमेंट सी ए, तो ये तीनों हो गई उसकी साइड्स। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है?
4 साइडेड पॉलीगन, 4 साइड का अगर बन गया पॉलीगन तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। इसके भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे इसकी भी 4 वर्टिसेस होती हैं, ए बी सी और डी। 4 एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। और 4 साइड्स होती हैं, ए बी सी डी और डी ए। और इसमें भी इसका इंटीरियर पोर्शन होता है क्वाड्रिलेटरल का, एक्सटीरियर पोर्शन होता है, और जो हमें पेंसिल से बना हुआ दिख रहा है, सिर्फ पेंसिल वाला, ना अंदर ना बाहर, सिर्फ ये जो पेंसिल से बना हुआ दिख रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ऑन द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये बाउंड्री पर है। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, और उसके बाद हमने देखा था क्वाड्रिलेटरल में डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि यहाँ पर समझते हैं इस फिगर में। तो एक तो इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिखना पड़ता है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम पी क्यू आर एस को पी क्यू आर एस ऐसे रैंडम नहीं लिख सकते, एक साइक्लिक ऑर्डर में लिखेंगे, पी क्यू आर एस, ठीक है। या फिर ए, तो बी यहीं पर आएगा, या फिर यहाँ पर ए बी सी डी, या फिर ए बी सी डी, ठीक है। ऐसे या तो साइक्लिक ऑर्डर में, मतलब उठना नहीं चाहिए, एक वर्टेक्स छोड़ के नाम नहीं देंगे। अब हम देखेंगे इसमें एडजेसेंट मतलब अगल बगल, तो ये इसके बगल में है ना, इसका पड़ोसी, तो ये दोनों एडजेसेंट हो गए। और ये इसका भी पड़ोसी है, तो ये दोनों भी एडजेसेंट हो गए। ये दोनों भी एडजेसेंट हैं, ये दोनों भी एडजेसेंट हैं, ठीक है। तो अगल बगल पड़ोस में जो भी है वो एडजेसेंट है। लेकिन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कि अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये मीटिंग पॉइंट है ना, इनका एक मीटिंग पॉइंट हमें मिल गया है, एक पॉइंट कॉमन है इसमें भी और इसमें भी, देन दीज टू लाइन्स आर कॉल्ड एडजेसेंट लाइन्स। एडजेसेंट लाइन समझ में आ गया। एडजेसेंट एंगल मतलब वही अगल बगल वाले एंगल, ठीक है। तो ये एंगल P और एंगल Q ये एडजेसेंट एंगल हैं, एज वेल एज एंगल P एंड एंगल S आर ऑल्सो एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि ये दोनों भी आपस में अगल बगल एक दूसरे के बगल में है। तो समझ आ गया होगा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट वर्टिसेस भी बिल्कुल सेम है, अगल बगल वाली वर्टिसेस, ठीक है। तो इसको कहते थे कि एक ही लाइन के जो एंड पॉइंट होते हैं, ये पी क्यू है ना, सॉरी लाइन सेगमेंट, ये एक ही लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट है पी एंड क्यू, दीज टू वर्टिसेस आर कॉल्ड एडजेसेंट वर्टिसेस, ठीक है। तो एडजेसेंट वर्टिसेस भी हो गया। जैसे एडजेसेंट होता है अगल बगल वाला, ऐसे ही ऑपोजिट होता है आमने सामने वाला, ठीक है। तो एंगल P इज ऑपोजिट टू एंगल R, या फिर एंगल P एंड एंगल R आर ऑपोजिट एंगल्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये ऑपोजिट मतलब आमने सामने, ठीक है। तो इसके ठीक सामने ये है और S के ठीक सामने Q है, तो एंगल S एंड एंगल Q आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। तो ये इसमें हमने देखा था। उसके बाद हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक आता है सर्कल, ठीक है। सर्कल के बारे में हमने देखा था कि सर्कल क्या होता है। अ सर्कल इज़ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज़ नॉट अ पॉलीगन। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, लेकिन पॉलीगन्स को हटा दो, सिंपल क्लोज्ड कर्व बनाओ और उन सिंपल क्लोज्ड कर्व में से पॉलीगन्स को हटा दो सारे, तो जो हमें बचा फिर वो सिंपल क्लोज्ड कर्व जो बची उसके बाद वो हमारी सर्कल कहलाएंगी, ठीक है। राउंड शेप में इसको हमने पढ़ा था कि सर्कल कुछ ऐसे, ठीक है। ये है हमारा सर्कल, बिल्कुल राउंड शेप का फ्लैट सरफेस, ठीक है। ये उसके बाद हम आते हैं पार्ट्स ऑफ सर्कल, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इसको हमने पढ़ा था। सेंटर होता है ये, और सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मतलब ये जो बाउंड्री है गोल, सिर्फ जो हाईलाइटेड पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सेंटर से सरकमफ्रेंस के किसी भी एक पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है दैट इज़ कॉल्ड रेडियस, और रेडियस का ही प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई, ठीक है। और अगर इस रेडियस को ट्वाइस कर दिया जाए, उस जैसे रेडियस बनाए उसको ऑपोजिट और दूसरे सरकमफ्रेंस के पॉइंट तक ले जाया जाए, तो दिस इज़ कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल, इसको डायमीटर कहते हैं। और अगर
ऐसे लाइन सेगमेंट जो सरकमफ्रेंस के किन्हीं दो पॉइंट्स को आपस में मीट करती है, यानी कि ये ए और पी सर्कल के सरकमफ्रेंस के कोई दो पॉइंट हैं और इनको मिलाने वाली ये जो लाइन है दैट इज़ कॉल्ड कॉर्ड। डायामीटर इज़ ऑल्सो अ कॉर्ड, ये भी एक कॉर्ड है। और कैसी कॉर्ड है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डायामीटर हमेशा लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की, ठीक है। उसके बाद हमने सेक्टर और सेगमेंट इनके बारे में पढ़ा था। तो दो रेडियाई और आर्क, ठीक है, ये मिलकर के सेक्टर बनाते हैं। दो होते हैं, माइनर सेक्टर जो छोटा वाला है और जो बड़ा वाला है वो मेजर सेक्टर। ऐसे ही फिर उसके बाद हमने सेगमेंट के बारे में पढ़ा था। सेगमेंट की इसमें कॉर्ड और आर्क से मिलकर बनता है। तो एक कोई भी कॉर्ड ले ली और उससे जो उससे रिलेटेड जो आर्क बन रही है एंड पॉइंट पे, वो आर्क, तो वो मिलकर के सेगमेंट बनाएंगे। यहाँ पर भी जो छोटा वाला होता है वो माइनर सेगमेंट, जो बड़ा वाला होता है वो मेजर सेगमेंट। और लास्ट में सरकमफ्रेंस, यही जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ना ब्लू कलर के अंदर वाला पोर्शन और ना ब्लू कलर के बाहर वाला पोर्शन, एग्जैक्ट जो ब्लू कलर से दिख रहा है राउंड शेप का, दैट इज़ कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा था कि जैसे एक हमने ये सर्कल लिया और उसको हमने दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दिया ये, तो जो ईच पार्ट हमें मिला इस डायमीटर के ऊपर भी और इस डायमीटर के नीचे भी, दैट इज़ कॉल्ड सेमी सर्कल, ठीक है। इसको सेमी सर्कल कहते हैं। और ये सेमी सर्कल बनता कैसे है? डायमीटर बनाता है, ठीक है। डायमीटर इज़ ऑलवेज, डायमीटर क्या करता है? एक सर्कल को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। डायमीटर डिवाइड्स द होल सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और जो इक्वल पार्ट्स हमें मिलते हैं दैट इज़ कॉल्ड सेमी सर्कल, उसको सेमी सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स हमारे क्लियर होते हैं। अब ये जो व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, हमने जो किया अभी, जो रिवीजन किया वो सारा इनमें लिखा हुआ है। अब ये आप सभी का होमवर्क है कि ये सारा आपको पढ़ना है, ठीक है। और इससे खुद का एनालिसिस करना है कि आपको इतनी सारी वीडियोस देख करके कितना समझ में आ गया है ये चैप्टर, ठीक है। आई होप कि ये सारा आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं होगा, अगर है फिर भी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में।